जय हिंद। 2011 बैच के एक आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगता है कि उसने डीजीपी को फोन करवाया और फोन भी चीफ जस्टिस के बिहाफ पर करवाया। एसएसपी के पद पर तैनात इस आईपीएस अधिकारी पर आरोप यह लगा कि वो शराब माफिया के साथ सांठ-गांठ रखते हैं। जैसे ही शराब माफिया की कोई गाड़ी पकड़ी जाती तो एसएसपी साहब उसे कथित तौर पर छुड़वा देते। इसके बाद आईपीएस अधिकारी पर एक केस दर्ज होता है। केस दर्ज होने के बाद समस्या खड़ी हो जाती है नौकरी पर। आईपीएस अधिकारी को लगता है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसके बाद नौकरी पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। केस दर्ज होने के बाद ये एसएसपी अपने दोस्त जो कि एक बिजनेसमैन है उससे संपर्क करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को कॉल करो, और उनका दोस्त ऐसा ही करता है। डीजीपी को एक बार नहीं बल्कि कथित तौर पर 40 से 50 बार कॉल किया गया और कहा गया कि आईपीएस के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसे खारिज करवा दिया जाए। और एक पॉइंट ऐसा आया जब डीजीपी को शक हो गया। इस कथित चीफ जस्टिस द्वारा कोई हल्की बात किए जाने के बाद डीजीपी को लगा कि माननीय चीफ जस्टिस ऐसी बात कर ही नहीं सकती। उसके बाद उन्होंने महकमे को लिखा, जांच करवाई और जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसमें आईपीएस अधिकारी पर लटक गई बड़ी तलवार। जय हिंद। एक 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगते हैं। पहले आरोप लगता है कि वो शराब माफिया से सांठ-गांठ रखते हैं। उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स यानी आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चलता है। फाइनली उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर दर्ज की गई एफआईआर को खत्म कराने के लिए, निरस्त कराने के लिए डीजीपी को फोन करवा दिया, वो भी एक नकली चीफ जस्टिस से। अपने ही दोस्त को कहा कि आप चीफ जस्टिस बनकर फोन कीजिए और कहिए कि इस आईपीएस अधिकारी पर दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, पर सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप लाखों की गिनती में हमारी वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर चैनल देख रहे हैं तो फौरन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसके साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फौरन फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ में अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब ये केस है 2011 बैच के एक आईपीएस अधिकारी का, जिनका नाम है आदित्य कुमार। 2011 में उन्होंने आईपीएस क्वालिफाई किया और बिहार का कैडर अलॉट हो गया। इसके बाद अलग अलग जगह नौकरी की। सबसे पहले उन्हें पोस्टिंग मिली बिहार के रोहतास में, उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। फाइनली वो गया में एसएसपी के तौर पर तैनात हुए। नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि बिहार में शराबबंदी है, यानी शराब खरीदी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए अगर कोई भी ये धंधा करता है तो उसे गैर कानूनी यानी अवैध माना जाता है। अब इन पर आरोप ये लगे कि जब भी कोई शराब माफिया से जुड़ी गाड़ी पकड़ी जाती तो एसएसपी साहब कथित तौर पर उस गाड़ी को छोड़ दिया करते। अब जिस समय की ये बात है उस समय मगध रेंज के आईजी थे अमित लोढ़ा, जो कि एक फेमस आईपीएस अफसर हैं, और ये एसएसपी जिनका नाम आदित्य कुमार है वो अपने आईजी अमित लोढ़ा को रिपोर्ट किया करते थे। आरोप यही कि शराब माफिया पर सख्ती के बजाय नरम रुख अख्तियार किया जाता था। अब आईजी साहब गाड़ी पकड़वाते और एसएसपी साहब उसे कथित तौर पर छोड़ देते। फरवरी का महीना आता है, साल होता है 2022। एक गाड़ी जा रही होती है, पुलिस का नाका लगा होता है, अचानक गाड़ी को रोका जाता है और गाड़ी पूरी की पूरी शराब से भरी हुई मिलती है। गाड़ी को पुलिस इंपाउंड करती है और पकड़े जाने के कुछ समय बाद कथित तौर पर एसएसपी साहब उस गाड़ी को छोड़ने के लिए कहते हैं। एसएचओ भी कोई मामला दर्ज नहीं करते। जब आईजी अमित लोढ़ा को यह बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि इस गाड़ी पर मामला दर्ज किया जाए, इसके गुनहगार कौन है वो सामने आने चाहिए। दोनों अधिकारियों के बीच कथित तौर पर वाक युद्ध शुरू हो जाता है। एक दूसरे पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और शराब माफिया से मिली भगत के आरोप भी दोनों अधिकारी एक दूसरे पर लगाते हैं। अब करते करते जब इतने सीनियर अधिकारियों के बीच लड़ाई थी तो ये पहुंच जाती है पुलिस हेडक्वार्टर में, पटना में। अब पटना हेडक्वार्टर में जब ये लड़ाई पहुंची तो दोनों अधिकारियों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और एक इंक्वायरी बैठाई गई। जब इंक्वायरी हुई
तो इंक्वायरी में पता चला कि आईजी साहब ने इस मामले में कुछ नहीं किया और कथित तौर पर यह बात निकलकर सामने आई कि एसएसपी गया और उनके साथ उस थाने का एसएचओ इस मामले में आरोपी बनते हैं और उन्होंने ही गलती की है। इसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है और ये एफआईआर रजिस्टर होती है आईपीएस आदित्य कुमार और उस थाने के एसएचओ के खिलाफ। एफआईआर दर्ज होने के बाद आईपीएस अधिकारी एक्साइज कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते हैं, पर यह बेल माननीय कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती है और उसके बाद यह लगभग तय माना जा रहा था कि अब इस आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी तय है। अब जब यह पूरा वाकया हो गया उसके बाद इस आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के मन में कथित तौर पर एक आइडिया आया इस अरेस्ट से, गिरफ्तारी से, बदनामी से बचने का। उनका एक दरअसल दोस्त था जो कि एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक अग्रवाल टाइल्स का बिजनेस करता था और एक दो मामलों में पहले भी जेल जा चुका था। काफी अमीर शख्स था और बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाने का उसे शौक भी था। कई बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ अभिषेक की फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर भी देखी जा सकती थी, इसलिए लोग समझते थे कि अभिषेक शायद बहुत बड़ी पहुंच वाला व्यक्ति है। अब ये आईपीएस अधिकारी अपने दोस्त अभिषेक से मुलाकात करते हैं और कथित तौर पर दोनों ये प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से आईपीएस अधिकारी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे निरस्त करवाया जाए और यह तय होता है कि डीजीपी को सीधे फोन किया जाएगा, वो भी चीफ जस्टिस बनकर। प्लान के मुताबिक एक सिम खरीदा जाता है पटना से, उसके बाद मोबाइल कहीं और से खरीदा जाता है और सितंबर 2022 के महीने में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को एक दिन अचानक से एक व्हाट्सएप कॉल आती है। उस व्हाट्सएप कॉल पर सामने डीपी भी दिखाई देती है, उसमें बिहार के चीफ जस्टिस की प्रोफाइल फोटो लगी होती है और डीजीपी इस फोन को उठा लेते हैं। उनके साथ चीफ जस्टिस संजय करोल दूसरी तरफ से कथित तौर पर बात कर रहे होते हैं। डीजीपी साहब उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, इसलिए अच्छे से बातचीत होती है, इधर उधर की बातें होती हैं और उसके बाद यह व्यक्ति डीजीपी से कहता है कि आईपीएस आदित्य कुमार हैं जो कि एसएसपी गया है, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, एफआईआर रजिस्टर हुआ है, आप इस एफआईआर को किसी भी तरह से खारिज करवा दीजिए। ये रिक्वेस्ट जब चीफ जस्टिस की ओर से की जाती है तो डीजीपी भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डीजीपी एक एफआईआर जो कि दर्ज हो चुकी है उसे निरस्त कैसे करवा सकते हैं। दरअसल इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं हुई थी और जिस केस में चार्जशीट दायर नहीं होती तो कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, उसमें पुलिस ये कह सकती है कि हमसे गलती हुई है और ये जो एफआईआर है वो कानून के दायरे में नहीं है और केस को वापस लिया जा सकता है। तो ऐसी ही एक रिक्वेस्ट डीजीपी से इस मामले में भी की गई थी। अब ये जो कथित चीफ जस्टिस का फोन आ रहा था ये सिर्फ एक बार आकर नहीं रहा, इसके बाद दूसरी बार फोन आया, कभी व्हाट्सएप पर कॉल आया, कभी नॉर्मल कॉल आई और उसके बाद लगातार प्रेशर बढ़ता गया और माना यह जाता है कि डीजीपी साहब ने 40 से 50 बार कॉल आने के बाद कथित तौर पर ऑब्लाइज करने के लिए इस आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ जो मामला चल रहा था, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे निरस्त भी करवा दिया। अब सितंबर का महीना चल रहा है और अचानक से डीजीपी साहब बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये जितनी भी कॉल्स आई उसमें उनकी क्या बातचीत हुई है चीफ जस्टिस के साथ। उन्हें शक होता है क्योंकि इस बातचीत के बीच में कुछ बातें ऐसी थी जो एक चीफ जस्टिस के स्तर का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। डीजीपी साहब को लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ हल्की बात की है। वो शक होने के बाद अपने महकमे को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में कहते हैं कि मुझे एक व्यक्ति द्वारा जो क्लेम कर रहा था कि मैं चीफ जस्टिस हूं, मुझे कॉल आया और उस कॉल में कहा गया कि आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे वापस ले लिया जाए, उसे खारिज करवा दिया जाए। अब तहकीकात शुरू हो जाती है क्योंकि बड़ा मैटर है। एक डीजीपी ने चीफ जस्टिस का भी नाम उसमें लिखा और साथ में आईपीएस आदित्य कुमार का भी नाम उसमें लिखा, तो उन्होंने अपनी शंकाएं सारी बता दी। इसके बाद जब तहकीकात होती है तो पता चलता है कि जो चीफ जस्टिस है उन्हें सरकारी नंबर अलॉट होता है। बड़े बड़े अधिकारियों को, कमिश्नर पुलिस को, डीजीपी को सरकारी नंबर अलॉट होता है, पर यह जो नंबर था वो वोडाफोन कंपनी का था और उसे पटना से खरीदा गया था। जबकि चीफ जस्टिस का नंबर, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, वो एक सरकारी नंबर होता है। अगर चीफ जस्टिस बदलते हैं तो वही नंबर एक दूसरे चीफ जस्टिस को ट्रांसफर हो जाता है। अब पुलिस हरकत में आती है, एक दो लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और फाइनली अभिषेक अग्रवाल नाम का बिजनेसमैन अरेस्ट हो जाता है। अभिषेक से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सारे राज को उगल देता है। वो बताता है कि आईपीएस आदित्य कुमार ने
उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब यह सब जब बात सामने आती है तो पुलिस की बड़े स्तर पर फजीहत होनी थी। उसके बाद आनन फानन में कथित तौर पर जो क्लीन चिट आईपीएस आदित्य कुमार को दी गई थी, उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाता है और एफआईआर अब अपनी जगह कायम हो जाती है और आईपीएस आदित्य कुमार फरार हो जाते हैं। उन्हें पुलिस लगातार तलाश करती है। देखिए, एक जगह जो उनके दोस्त हैं अभिषेक अग्रवाल, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जो षड्यंत्रकारी है, वो गिरफ्तारी से दूर है। अब कोर्ट में ये आईपीएस अधिकारी अपना तर्क देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा इंजीनियर था, अच्छे पैसे कमा रहा था और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक भी रखता हूं। जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने नौकरी के दौरान या उससे पहले बनाई, उस सारी प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार को दी गई। इनकम टैक्स रिटर्न बाकायदा फाइल किया गया। उन्होंने कहा दरअसल ये पूरा मामला आईजी अमित लोढ़ा के समय का है। जब वो मगध रेंज के आईजी थे तो उस समय काफी एसएचओज, ज्यादातर एसएचओज सीधे आईजी को रिपोर्ट किया करते थे। मैं एसएसपी था, मुझसे बात नहीं की जाती थी। जब मैंने सीधे तौर पर आईजी के सामने ये बात उठाई तो उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सभी केस गलत मंशा से बनाए गए हैं। डीजीपी द्वारा जो शिकायत हुई है वो भी गलत मंशा से की गई है और आय से अधिक संपत्ति का मामला भी गलत मंशा से एस्टेब्लिश किया गया है। फाइनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आईपीएस अधिकारी को, आदित्य कुमार को, कहा कि आप 2 हफ्ते में सरेंडर कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। पर आईपीएस आदित्य कुमार जब से ये मामला खड़ा हुआ, यानी जब से एफआईआर रजिस्टर हुआ, उसके बाद से लगातार फरार चल रही थी। फिलहाल इस मामले में कितनी धाराएं किस किस सेक्शन के तहत लगी, वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आमतौर पर इसकी धाराएं भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ लगाई जाती हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और उसका बी क्लॉज यहां पर लगाया गया। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इफ ही हैबिचुअली एक्सेप्ट्स एनी वैल्यूएबल थिंग, यानी कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी कीमती चीज को एक्सेप्ट करता है तो उसके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज बी। दूसरी धारा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट कमिट करने वाले पब्लिक सर्वेंट को 1 से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। आईपीएस आदित्य कुमार के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 12 भी लगाई गई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 12 ये कहता है कि धारा 7 और 11 यानी कि पीओसीए की धारा 7 या 11 में परिभाषित अपराधों के लिए जो भी सजा है उसका प्रावधान इसमें किया गया है। ये जो सजा है वो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की हो सकती है और साथ में होगा जुर्माना। वहीं एक और धारा लगी है, वो है आईपीसी का सेक्शन 120, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाना इसके अंतर्गत आता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर उसके क्राइम के लिए इंप्रिजनमेंट होनी थी और उससे बचने के लिए वो षड्यंत्र रच रहा है और गलत गलत लॉजिक दे रहा है तो उस पर आईपीसी का सेक्शन 120 भी लगता है। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज होना सचमुच हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को इस देश के लिए, युवाओं के लिए एक आइडियल के तौर पर देखा जाता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में मोरल वैल्यूज को प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें, ताकि समाज के लिए एक अच्छा आदर्श कायम किया जा सके। जय हिंद।